हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी सीटेट के एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। और सीटेट की इंपॉर्टेंट क्लास का एक नया वीडियो लेकर के मैं फिर से यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के, जैसे मान लीजिए कि ये सन है, सन के पृथ्वी जब यहाँ पर चारों तरफ जो सन घूमते रहता है उसको क्या कहते हैं, घूमने वाले को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो उसको कहा जाता है परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, परिक्रमण या परिभ्रमण। और जब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर, पृथ्वी जो है एक जगह जब लट्टू खड़ा होकर के गोल गोल घूमता है उसी को बोलते हैं घूर्णन। और जब लट्टू घूमते घूमते चारों तरफ जब घूमने लगता है तो उसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। उसी तरह पृथ्वी जब एक ही अक्ष पर अपने आप जो घूमता है उसको बोलते हैं घूर्णन। और जब सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या होता है, घूर्णन से क्या होता है ये भी पूछा जाता है। घूर्णन से जो है हम लोग के यहाँ दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात। परिक्रमण जिसको रिवॉल्यूशन या परिभ्रमण भी कहते हैं, इसके कारण क्या होता है, ऋतु चेंज होता है। क्या होता है? ऋतु चेंज, जैसे कि बरसात, ठंडा, गर्म, ये सब जो होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, ये इल्यूमिनस है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा परिक्रमण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को क्या कहा जाता है। जैसे कि कोई एक मानचित्र है, जैसे इंडिया के मानचित्र है, उसके समझने की सर्वव्यापी भाषा मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है मानचित्र को समझने का। तो देखिए यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है कोई भी जो मैप को समझने के लिए वो होता है रूढ़ि चिन्हों द्वारा। क्या होगा? रूढ़ि चिन्हों द्वारा जो है वो यूनिवर्सल मैप को समझा जाता है। जितने भी मैप हैं उनका एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो है रूढ़ि चिन्हों द्वारा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जल्दी से मेकअप हो जाए और आपको एग्जाम में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसे कि सन 2012 लिखा हुआ है, इसको और किस रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए तिथि लिखने का जो डेट होता था वो पहले क्या होता था, BCE, और एक होता है AD। ठीक, BCE को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा और AD को बोलते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, तो BC मतलब ईसा का पहले वाला जब समय था उसको BCE लगाते थे और ईसा के बाद वाला जो समय होता है उसमें AD लगाते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है वो ईसा के बाद वाला समय है, तो इसमें क्या लगाएंगे, AD लगाएंगे। AD लगा दिए और कितना बोल रहा है, 2012। ठीक है, तो AD 2012 हमारा कहीं ना कहीं आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए AD 2012, तो इसमें कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे AD 2012। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा एनो डोमिनी 2012 मतलब ईसा के बाद वाला समय। तो हम लोग अभी जैसे कि अभी चल रहा है कौन, 2024 चल रहा है अभी, तो 2024 को कैसे लिख सकते हैं, AD 2024 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये ईसा के पूर्व का समय, ईसा के बाद का समय है। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 AD 2012। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है, आपको अच्छी लगता है ये क्लास, तो कृपया एक लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के द्वारा खुद जो है इसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग जब होता है या टीचर को जो सहायक सामग्री होता है स्कूल में पढ़ाने के लिए एक, तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होता है, सहायक सामग्री की जरूरत होता है। तो आपको पढ़ाना क्या है वहाँ पर, महाद्वीपों का अनुपातिक क्षेत्र पढ़ाना, महाद्वीपीय का आकार को दर्शाने के लिए, उसका जो महाद्वीपीय है उसको आपको क्या करना है, आकार को दर्शाना है। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आप तो पूरा समुद्र को दिखाइएगा नहीं ला करके, तो उसके लिए क्या होता है, ग्लोब होता है। क्यों? क्योंकि जो
पृथ्वी का वास्तविक जो एक सांचा है, जो सिंबल है बनाया गया वास्तविक रूपरेखा, वो क्या है? ग्लोब है। ग्लोब पर ही सब जगह दिखाए, यहाँ इंडिया है, यहाँ ये रूस है, यहाँ ये है, वहाँ महाभारत है, यहाँ नदी है, इसे सब वास्तविक दिखाया गया है। तो कहाँ दिखाया जाता है? उसको दिखाने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? तो वो होगा ग्लोब। क्या होगा? ग्लोब। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए। और दोस्तों मानचित्र कितने टाइप के होते हैं? तो मानचित्र टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक भौतिक मानचित्र, एक हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र, और एक हो थीमेटिक। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। मानचित्र कितने होते हैं? टोटल 3 टाइप के मानचित्र होते हैं। ठीक, सभी बात को अच्छी तरह से नोट रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण काल? पूरा पाषाण काल, पाषाण काल 3 टाइप के होते हैं। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, और एक नवपाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन होता है? सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा समय वाला काल होता है पूरा पाषाण। तो हमसे पूछा है पूरा पाषाण स्थल कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा पाषाण काल जो होगा वो होगा भीमबेटका। क्या कौन होगा? भीमबेटका। भीमबेटका 2 काल का समय आता है। एक होता है पूरा पाषाण काल और एक मध्य पाषाण काल। ये दोनों का जो समय काल में ये भीमबेटका आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका जो है वो दोनों 2 काल का समय के अंदर में आता है। ये क्वेश्चन अगर यहाँ मध्य पाषाण रहता तो उसका भी आंसर भीमबेटका हो जाता। पूरा पाषाण है तो भी यहाँ पे आंसर भीमबेटका होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ाता है? ठीक है, तो विविधता को बढ़ाने वाला काम यहाँ पर जो है जो करता है वो है अपनी मातृभाषा में बोलना। ये जो है विविधता को दर्शाता है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, पटवारी जो लेखायुक्त जिसको बोलते हैं, तो पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब लेखपाल के बारे में जो है यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, उसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का उद्यतन लेखा जोखा रखता है। जी, जितने भी भूमि है गांव का उसका लेखा जोखा ये पटवारी रखता है, ये सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देता है। ये भी सही है कि एक गांव में जो भी फसल लगते हैं उस फसल का डिटेल जो है वो अपनी सरकार के पास भेजता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है। तो देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पटवारी को ही लेखपाल भी बोलते हैं। और पटवारी जो है उसको पास एक लोहे का जंजीर होता है जिससे वो जमीन नापता है, उसको जबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जरीब। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का कौन सही है? यहाँ ग्राम सभा के बारे में बोल रहा है। ग्राम सभा कौन होता है? जितने भी गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी ग्राम सभा के अंडर में ही आते हैं, जितने भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो यह इनका क्या काम है देखिए यहाँ देख लेते हैं। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों को सही बताना है। यह जिले के सभी गाँवों के सरपंचों की बैठक स्थल है। बोल रहा है कि यह पूरे जिलों में सभी गांवों का जिला में जितना भी गांव है सभी सरपंचों का बैठक स्थल नहीं, सभी का नहीं होता है। ठीक, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बैठक बुलाने और कार्यवाही करने को उत्तरदायी होता है। जी हाँ, यह सचिव का जो यहाँ पर ग्राम सभा का जो यहाँ पर काम है वो क्या होता है? ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने। यहाँ पर सचिव जो है वो क्या करता है? ग्राम सभा और ग्राम सभा के दोनों कार्य को क्या करता है? यहाँ पर बुलाने का कार्य जो है उसका उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है? देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये ग्लोब है, मतलब पृथ्वी है, इसको हम लोग बीच में काटते हैं जिसको काल्पनिक रेखा बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा। ठीक, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं क्या? कर्क रेखा,
और नीचे वाले भाग को बोलते हैं मकर रेखा, समानांतर जो रेखा खींची गई है, ठीक, इसी को बोला जाता है अक्षांश रेखा बोला जाता है इसको, ठीक ठीक ना। तो ऊपर वाले भाग को कर्क रेखा, नीचे वाले भाग को मकर रेखा। तो ये दो जगह है, ये भूमध्य रेखा के अंडर में आता है और यहीं पर जो है सूर्य जो है क्या होता है, लंबवत चमकता है और साल में 2 बार जो है वो डायरेक्टली जो है सन सर के ऊपर में रहता है, एक 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर। तो हमसे यहाँ कब पूछा कि कब रहता है, सर के ऊपर में कब रहता है, तो मैंने बताया 2 टाइम रहता है, 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च को कर्क रेखा पर और 23 सितंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है, जो दोपहर को सूर्य जो है सीधा चमकता है वो है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, है ना। अभी मैंने दोनों जगह बताया, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा के अंदर में जो भी एरिया है उस पर लंबवत चमकता है। कब कब, कर्क रेखा पर चमकता है सीधा 21 मार्च को और मकर रेखा पर चमकता है 23 सितंबर को, डायरेक्टली सर के ऊपर जो है सूर्य रहता है, ठीक है। तो ये दोनों है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन है। मतलब जैव मंडल किसको बोलते हैं, बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, एक आता है स्थल मंडल, जल मंडल, ऐसे करके सभी आता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि जैव मंडल के सबसे उपयुक्त कथन कौन है। मनुष्य के तात्कालिक परिवेश, नहीं, सिर्फ मनुष्य का बात नहीं होता है। पौधे और पशु, सिर्फ पौधे पशु नहीं है। भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, इसमें देखिए सभी आ गया, स्थल भी आ गया, जल भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी आ गया, पेड़ पौधे भी, जानवर सभी आ गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या होगा, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, ठीक। हमसे यहाँ बायोस्फीयर का एक तरह से एग्जांपल्स पूछा गया था, ठीक। चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा अपनी मातृभाषा में बोलना, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सही है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से सही बताना है तवारीख के बारे में। तवारीख के बारे में देखिए तवारीख क्या था, तो ये जो है दिल्ली के सल्तनत में जो है वहाँ पर लिखा गया था दिल्ली सल्तनत के बारे में, और ये जो है फारसी भाषा में लिखा गया था और नगरों में लिखा गया था, ठीक है, राजाओं के लिए धन प्राप्त करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू थी, नहीं, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, ठीक। तवारीख उन लोगों के द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहते थे, शायद ही नगरों मतलब गांव में रहते थे, नहीं, गांव में नहीं, नगरों में रहते थे, ठीक। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेखकों द्वारा तवारीख मुसलमान ढेर सारे नाम पाने के लिए नहीं लिखते थे, नहीं, ढेर सारे नाम पाने के लिए ही लिखते थे, लेकिन यहाँ नेगेटिव बोल दिया है तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है सबसे सटीक होगा वो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासक की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देना, ठीक। चलिए तवारीख पर ये क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम्स में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूसंखलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। मतलब भूसंखलन जो मिट्टी का जो कटाव होता है उसको रोकने का जो कौन कौन तरीका है वो नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो इसमें जो काटने का तरीका होता है वो छोड़ के जो नहीं होगा, जिससे मृदा अपरदन नहीं रुकेगा, उसका आंसर देना है यहाँ। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भूसंकलन प्रवण क्षेत्रों के पहचान के लिए संकट मानचित्रण करना, ये सही है। भूमि को खिसकने और बचाने के लिए पट्टीदार दीवार का निर्माण करना, ये भी सही है। भूसंकलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, नहीं, ये गलत है। मान लीजिए वनस्पति को आप हटा दीजिए, जैसे कि जंगल को काट दीजिएगा तो क्या होगा, वहाँ तो मिट्टी जो बारिश होगा तो वो तो कटने लगेगा। तो हमको तो यही चाहिए था कि जो नेगेटिव है इसमें, तो नेगेटिव यही है कि जंगल को काटने से क्या होगा, भूसंकलन रुक जाएगा, नहीं, जंगल के काटने से भूसंकलन और होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमसे इसमें नेगेटिव खोजना था, नेगेटिव यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री मत्स्य प्रचुर है क्यों।
बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में और जापान के समुद्री भाग में जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली क्यों पाया जाता है? क्यों? मछली जो है वो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के जहाँ संगम होता है, गर्म जल और ठंडे जल का संगम के पास जो है अधिकतर मछलियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रजनन का जो है सबसे बेस्ट जगह होता है गर्म और ठंडी जलवायु, जल का जहाँ पर मिक्सर होता है वो जगह पर बहुत बेस्ट होता है, इसीलिए मछलियाँ वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 में देख पा रहे होंगे, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन। जहाँ गर्मी और ठंडी धाराओं का मिलन होगा वहाँ पर मछली ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था? पहले के समय में जो मंदिर होता था वहां पर क्या होता था? तो देखिए इसके चारों तरफ परिक्रमा करने का जगह, आगे में इतना चबूतरा जगह, फिर होगा आगे में सीढ़ी उढ़ी होता था ये सब। तो ये जो गोल गोल कुछ मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह वो बोलते हैं मंदिर का एकदम बिचला भाग जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है भगवान की, उसको बोलते हैं गर्भगृह, सबसे पवित्र स्थल गर्भगृह। ठीक। मंडप वो स्थान होता है जहाँ पर गांव के सभी लोग बैठ करके अपने वहाँ पर बात विचार जो है करते थे। तो हमसे पूछा यही है कि मंदिर का एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। तो इकट्ठा कहाँ होते थे? मंडप में। कहाँ होते थे? मंडप में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की आखिरी क्वेश्चन थी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कीजिए और अपना प्यार इस चैनल को दिखाइए। आपको वीडियो जो कैसा लगता है उसके बारे में भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में और एक और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।